जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आपको 13 जुलाई से आपको बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपको रेगुलर आपको 10:30 बजे से हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। ऑलरेडी हम लोग आपको आधुनिक भारत के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, आधुनिक बिहार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर आपको मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, मध्यकालीन बिहार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, प्राचीन भारत के क्वेश्चन का प्रैक्टिस का वीडियो ऑलरेडी आपको करवाया जा चुका है। इसका आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग आपको बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। ऑलरेडी हम लोग 1 से 106 तक जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी आपको कराया जा चुका है। आज की क्लास में आपको 107 नंबर क्वेश्चन से लेके और आपको 35 से 40 मिनट में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा पाऊँ उतना हम लोग क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सभी जो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग सुबह से आपको क्लास कराते हैं। सुबह 8 बजे आपको बिहार दरोगा के लिए स्पेशल आपको करंट अफेयर का क्विज, क्योंकि आपको पता है कि बिहार दरोगा के पीटी में आपको अधिकतर जो क्वेश्चन है आपको करंट अफेयर से आते हैं, तो वहाँ उसके लिए आपको करंट अफेयर को अच्छे से तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आपको पॉलिटी के क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है, जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सभी एग्जाम के संबंधित जो क्वेश्चन जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो 9 बजे हम लोग पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। आज के क्लास में आपको मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया है। फिर आपको 10:30 बजे से हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। फिर रात के 8 बजे हम लोग बिहार पुलिस स्पेशल टेलीग्राम पे क्यू चलाते हैं, तब वहाँ भी ज्वाइन कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग रात के 10 बजे जो आपको 50 इंपॉर्टेंट जीके जैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, और वह जो आपको क्वेश्चंस होती है एडिटोरिया 7500 बुक है उससे आपको लिया गया होता है। ठीक, एक दिन में एक सेट कराया जाता है जिसमें आपको 50 इंपॉर्टेंट जीके जैसे क्वेश्चन होते हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास में आपको 107 नंबर क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे और आपको 40 मिनट तक जितना क्वेश्चन कर सके तो हम लोग क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। चलिए यह जो क्लास है आपको रेगुलर 10:30 बजे से शुरू किया था, लेकिन आज थोड़ा सा आपको लेट हो गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 107 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर भागलपुर से प्राप्त लेखों से किसके बारे में जानकारी मिलती है। आपको बताना है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदर से प्राप्त लेखों से किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यह आपको जानकारी आपको मिलता है परवर्ती गुप्त वंश। किसके बारे में मिलता है? परवर्ती गुप्त वंश के बारे में मिलता है। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। तो जो आपको 107 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया। आपको बताना है कि जो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था उस पर किस पहलू पर आपको प्रकाश डाला गया था। आपको राजनीतिक नीतियों पर आपको प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो आपको राजनीति से संबंधित है, न कि अर्थशास्त्र से संबंधित है। ये बहुत सारे कन्फ्यूज आपको कर जाते हैं कि जो पुस्तक का नाम है वो अर्थशास्त्र है। इसी को देखते हुए बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज कर जाते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। इमरान थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिस्टर मलिक थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कह रहा है कि 109 नंबर क्वेश्चन में कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। आपको बताना है प्रथम मगध साम्राज्य का जो उदय है किस शताब्दी में हुआ था। तो ये आपको 6वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो 109 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से किसकी जानकारी मिलती है। आपको बताना है आपको बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीर्घ निकाय से किसकी जानकारी मिलती है। इसमें आपको जो सही उत्तर है, जो आपको 3 कथन दिया उसमें सही उत्तर की आपको चयन करना है। पहला जो कह रहा है कि मगध के राजतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है वैशाली के गणतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है, यह भी आपको बिल्कुल सही है। फिर आपको मौर्योत्तर बिहार के बारे में आपको जानकारी मिलता है, ये भी आपको सही है। तो तीसरा का आपको ए बी सी आपको तीनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 आपका सभी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है 112, 111 और 112 नंबर क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन है आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको हम लोग जो भी क्लास कराते हैं 9 बजे आपको पॉलिटी क्लास, वो भी आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा ये सभी एग्जाम के लिए, इवन आपको जिस भी एग्जाम में पॉलिटी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। जो आपको लाइव नहीं देख पाते हैं जरूर इसको आप रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस के साथ ही साथ हम लोग उससे संबंधित फैक्ट भी बताते हैं जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहता है। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का सच विवरण मिलता है। आपको बताना है कि वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास के सच विवरण मिलता है। तो यह जो विवरण है आपको कहाँ किस में मिलता है। तो आपको इतरय किस में मिलता है, इतरय ब्राह्मण में मिलता है। तो ऑप्शन आपका 111 का जो आपको नहीं, ये आपको इतरे ब्राह्मण में आपको शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऑप्शन आपका
ऑप्शन 111 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक, 111 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विदेह के राजा जनक ने निष्क एवं स्वर्ण तथा सतनाम उपहार में दिए, क्या यह कहाँ वर्णित? आपको बताना है विदेह के राजा जनक ने निष्क एवं स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित किया गया है? तो यह जो वर्णित है यह आपको किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित किया गया। ऑप्शन आपका 112 के जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। एक बार सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 113 और 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 113 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज के भेजने वाला कौन शासक था? आपको बताना है। पहले तो याद रखेंगे मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो जो मेगास्थनीज है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और अब इसने मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो मेगास्थनीज ने आपको इंडिका पुस्तक लिखा था। ठीक है, इसको भी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। और आपको मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान वो किसने उसको भेजा था? तो आपको भेजा था सेल्यूकस ने। ठीक, किसने भेजा? सेल्यूकस ने भेजा था। ठीक, तो ऑप्शन आपका यूनान के राजा सेल्यूकस ने आपको भेजा था। तो ऑप्शन 113 का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस प्रकार के भूमि को अपरहत कहा जाता था? आपको बताना है किस प्रकार के भूमि को आपको अपरहत कहा जाता था। तो आपको बिना जोती हुई जो जंगली भूमि थी, ठीक है, बिना जोती हुई जो जंगली भूमि थी इसको हम लोग अपरहत के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 114 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए ठीक, फिर जोती हुई भूमि को क्या कहते थे? ठीक है, जोती हुई भूमि को बोलते थे हम लोग अकृष्ट। ठीक, अकृष्ट हम लोग बोलते थे ज्योति भूमि को। ठीक है, ज्योति भूमि को हम लोग आपको उत्कृष्ट बोलते। सिंचित भूमि जो सिंचाई योग्य भूमि थी इसको उदय भाग बोलते थे, उदय भाग। ठीक, इतना सारा पॉइंट इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 115 और 116 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 115 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? आपको बताना है कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था। तो ये आपको रहता था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार जो अशोक के पिता था और आपको चंद्रगुप्त मौर्य के आपको पुत्र था, उसके दरबार में आपको आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और हम लोग मौर्य वंश की स्थापना की बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो मौर्य वंश की जो स्थापना है 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और किसको हराकर किया था? तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर। ठीक, घनानंद को हराकर इन्होंने मौर्य वंश का अंतिम आपको स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों का खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? आपको बताना है बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? ठीक है, बताइए। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपको एलेक्जेंडर कनिंघम थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और इन्होंने आपको 1861 से लेकर 1885 तक खुदाई किया था। इस चीज़ को भी आपको याद रखेंगे। ठीक है, 1850 से 1865 से लेकर 1861 से 1861 से लेकर आपको 1885 तक इन्होंने खुदाई किया था। अगर हम लोग दयाराम साहनी की बात करें तो दयाराम साहनी ने किसका खोज किया था? तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। ये भी पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए इस को 16 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन के मरणोपरांत बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत कौन किया था? आपको बताना है कि हर्षवर्धन के मरणोपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? तो इसका आदित्य सेन ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन यात्री आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हमको वेनसांग। ठीक है, वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में यह भारत आया था। ये भी पॉइंट को याद रखेंगे। तो 117 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। सॉरी 117 का जो आपको सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ देंगे। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन। 118 और 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो इसका जो संबंध है आपको महामेघवाहन वंश से था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो 118 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पाटलिपुत्र
पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल के समय में हुआ? आपको बताना है कि पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का जो आक्रमण है किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये आपको शुंग वंश के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग शुंग वंश की स्थापना की बात करें तो शुंग वंश की स्थापना किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने आपको मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर बृहदत्त की हत्या करके इसे आपको शुंग वंश का स्थापना किया था। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? तो मौर्य वंश का मैं बार बार बताता हूँ कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, इसके बाद आपको नंद वंश, ठीक है, नंद वंश का स्थापना किसने किया था? महापद्म नंद ने। ठीक है, महापद्म नंद ने आपको नंद वंश का स्थापना किया था। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। कौरव वंश का स्थापना किसने किया था? तो वासुदेव कौर्य। ठीक है, वासुदेव कौर्य ने आपको कौरव वंश का स्थापना किया था। तो ये भी पॉइंट पूरा आपको याद रखना है। तो 119 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 120 और 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अजातशत्रु ने अपने नए युद्ध शस्त्रों शिला कंटक और रथ मसूल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध किया और उनको पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया? आपको बताना है कि अजातशत्रु ने अपने नए युद्ध शस्त्रों शिला कंटक एवं रथ मसूल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध किया और उनको पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो आपको लिच्छियों के विरुद्ध किया था। इन्होंने अपना जो नया जो युद्ध शस्त्र है उसका प्रयोग आपको लिच्छियों के विरुद्ध किया था। तो 120 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिहार में आम्रपाली गौतम बुद्ध के काल में किस नगर के राज्य नर्तकी थी? आपको बताना है कि बिहार में आम्रपाली गौतम बुद्ध के किस नगर के राज नर्तकी थी? तो आपको बताना है कि ये आपको जो आम्रपाली है, जो यह अजातशत्रु जो हैं, ठीक, हर्यक वंश का जो दूसरा शासक थे अजातशत्रु, इनकी यह प्रेमिका थी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि आम्रपाली जो है अजातशत्रु की प्रेमिका थी। और आपको आम्रपाली गौतम बुद्ध के काल में किस नगर के राज नर्तकी थी? तो ये आपको थी, ठीक, वैशाली की। ठीक, वैशाली की थी। तो 121 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। करा 122, 123 और 124 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए 122 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो पहले आप लोग हर्यक वंश के बारे में देखेंगे। हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? तो हर्यक वंश का जो स्थापना है ये आपको किया था बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार ने आपको हर्यक वंश का स्थापना किया था। इसको ध्यान रखेंगे। इसका पुत्र हुआ अजातशत्रु। ठीक, इसका जो पुत्र हुआ अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने ही आपको बिंबिसार को मारकर, अपने पिता को मारकर आपको गद्दी हथियाया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन बना था? तो आपको दूसरा शासक जो है आपको अजातशत्रु बना था, सेकेंड शासक। ठीक है, पहला कौन था? पहला आपको थे, ठीक, बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? आपको बताना, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? इन्होंने आपको भारत की यात्रा आपको 518 ईस्वी में किया था। तो 518 किस में आएगा? तो 515 से 520 ईस्वी के बीच में आपको 518 आएगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 123 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरिथगिरी किसके द्वारा विजित की गई? आपको बताना, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरिथगिरी किसके द्वारा विजित की गई है? तो यह आपको विजित किया गया है खारवेल के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 124 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 125 और 126 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग रेगुलर आपको सुबह में 10 बजे, सुबह में 10:30 बजे से आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 125 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, 125 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? आपको बताना है कि बिंबिसार ने ही आपको हर्यक वंश का स्थापना किया था और किस एज में यह आपको राजगद्दी पर बैठा था? आपको बताना है। तो ये आपको 15 वर्ष की अवस्था में, ठीक, 15 वर्ष की अवस्था में आपको राजगद्दी पर बैठा था। और हर्यक वंश का स्थापना किसने, और इसका राजाभिषेक कब हुआ था? ठीक, इसका राजाभिषेक आपको 544 बीसी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? आपको बताना है कि बिहार में स्थित कौन सा जो महाजनपद है आपको 8 राज्यों का संघ था? तो जो वज्जी था। ठीक है, वज्जी जो है 8 राज्यों का संघ था। ऑप्शन आपका 20 हो जाएगा। और इसका राजधानी कहाँ था? तो वज्जी का राजधानी आपको वैशाली था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, मगध की राजधानी कहाँ था? तो मगध का राजधानी था, इनिशियल जो राजधानी आपको राजगिरी था, बाद में इसका बदलकर पटना हो गया था। और अंक की राजधानी आपको चंपा। ठीक है, अंक राजधानी कहाँ पे? चंपा है। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। ठीक, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? आपको चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश का स्थापना आपको 322 बीसी में किया था। ठीक, 322 बीसी में किया
किया था। और इसके बाद आपको चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का पहला शासक था। फिर इसके बाद इसका पुत्र बिंदुसार हुआ, ठीक, ये आपको दूसरा शासक बना। फिर इसके बाद आपको बिंदुसार का पुत्र हुआ, तीसरा शासक बना अशोक। तो इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे। अगर हम लोग बिंबिसार की बात करें तो आपको हर्यक वंश से, इसका संबंध आपको मौर्य वंश से नहीं है। तो आपको ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपको उसका पुत्र जो बिंदुसार है वो आपको राजगद्दी पर बैठा था। तो 127 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलो 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलो 128 और 129 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट 128 नंबर क्वेश्चन में कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। आपको मैं आपको बता दूं कि यह जो आपको पीडीएफ है, आपको हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम वेरियर करके वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो स्टूडेंट आपको नहीं देखे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, लाइव नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो वो आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो आपको इसी तरह से अपलोड कर दिया जाता है। तो आप वहाँ भी ज्वाइन करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो यह आपको स्थित है पाटलिपुत्र में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था। बिहार के किन क्षेत्रों में आपको अंग महाजनपद स्थित है। तो आपको भागलपुर एवं मैंगलोर में आपको अंग महाजनपद स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, और अंग का राजधानी कहाँ पे है। तो अंग का जो राजधानी आपको चंपा है। इतना पॉइंट आपको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। करें 130 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर, वैशाली के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए। आपको बताना है कि बिहार में चिरांद जो सारण एवं चेचर, वैशाली से किस युग के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए। तो आपको 9 प्रस्तर युग के जो अवशेष से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो 130 का जो डी आंसर बताया उनका सही। सब लोग क्लास को जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 131 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित। आपको बताना है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें आपको विधवा दहन का जो आपको उदाहरण है वो उल्लेखित किया गया है। तो आपको किया गया भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख में किया गया। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 131 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं 132 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है 132 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। आपको बताना है कि किससे मुक्ति दिलाने के कारण आपको चंद्रगुप्त मौर्य को, जो मौर्य वंश का संस्थापक था 322 ईस्वी में, इसने आपको नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर नंद वंश का मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को आपको भारत का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। तो आपको यूनानियों को हराने के कारण इनको आपको भारत का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 132 का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 133 और 134 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। करें 133 नंबर क्वेश्चन में श्रुति और किंवदंती, आपको श्रुति और किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में 2 मुख्य राज्य कौन कौन थे। आपको बताना है कि आपको श्रुति और किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में 2 मुख्य राज्य कौन से थे। तो पहला आपको मगध था। ठीक, पहला आपको मगध था और दूसरा जो था आपको विदेह, दूसरा आपको विदेह था। तो पहला मगध हो जाएगा, दूसरा विदेह हो जाएगा। 1 और 2 किसमें। तो ऑप्शन ए आपका में है। तो ऑप्शन 133 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलो 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। वज्जित संघ का राजधानी कहाँ था। ठीक है, मैंने अभी आपको कई बार बताया कि वज्जित संघ का राजधानी कहाँ है। तो वज्जित संघ का जो राजधानी आपको वैशाली है, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो 134 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 135 और 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था। आपको बताना मगध के किस परवर्ती शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था। 135 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो ये आपको पराजित किया था कुमार गुप्त तृतीय ने किया था। तो दूसरा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक, 135 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन का मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। आप सभी लोग को पता है कि मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत में राजधानी था आपको राजगीर था। शुरुआत में राजगीर था। ठीक, इसके बाद आपको ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, सॉरी मौर्य साम्राज्य का तो आपको पाटलिपुत्र हो जाएगा। मगध का शुरुआत में आपको मगध का आपसे पूछ दे कि मगध का राजधानी शुरुआत में कहाँ था, तो राजगीर था। और आपको बाद में कहाँ हुआ था, तो ये आपको पाटलिपुत्र हुआ था। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपको मौर्य साम्राज्य पूछ रहा है, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपको डायरेक्टली आपको पटना हो जाएगा था। तो ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। 136 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए
136 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 137 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करिए। 137 138 139 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है 137 नंबर क्वेश्चन में कि मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था। जो मेगास्थनीज है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो मेगास्थनीज आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और यह कब, इसका बिहार में आगमन कब हुआ था, तो इसका जो बिहार में आगमन आपको 315 ईसा पूर्व 315 BC में आया था। तो आपको बी आंसर सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग रमेश। चलिए 137 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते 138 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। कह रहा है कि मगध साम्राज्य के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी। आपको मगध साम्राज्य के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी आपको बताना है। तो मगध साम्राज्य के काल में आपको ब्राह्मी जो लिपि है आपको प्रचलित था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर हम ब्राह्मी लिपि की बात करें तो किस ओर से लिखा जाता है, तो ये आपको बाएं से दाएं, ठीक है। बाएं से दाएं, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं वैसे ही आपको बाएं से दाएं, हिंदी जैसे लिखते हैं ये आपको उसे लिखा जाता है बाएं से दाएं, ठीक। फिर अगर हम लोग खरोष्टी लिपि की बात करें तो यह उसके उल्टा लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि जैसे उर्दू लिखा जाता है दाएं से बाएं, यह वैसे लिखा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि को उल्टा, ठीक है, दाएं से बाएं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध का प्रशासन किसने किया था। आपको बताना है कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः आपको मगध प्रशासन किसने किया था। तो ये आपको मगध पर जो शासन है लिच्छवियों ने किया था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो 139 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। अगर हम लोग कुषाण साम्राज्य की बात करें तो कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था, किजुल कडफिसिस, ठीक है। किजुल कडफिसिस ने आपको कुषाण वंश का स्थापना किया था, कडफिसिस, ठीक है। सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया था, तो सातवाहन वंश का स्थापना आपको सिमुक ने किया था। ये भी आपको पॉइंट है, याद रखेंगे, ठीक है, सिमुक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 139 हो गया। 141 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था। आपको कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से आपको कीमती उपहार प्राप्त किया था, तो ये आपको अंग और मगध से प्राप्त किया था। ऑप्शन आपका ए से हो जाएगा। अगर हम मगध जनपद की आपका राजधानी की बात करें तो मगध का आपका राजधानी कहाँ था, तो जब मगध की राजधानी आपको राजगिरी था, ठीक है। शुरुआत में आपको राजगिरी था, बाद में आपको पाटलिपुत्र हो गया था। अंग का राजधानी कहाँ था, अंग का राजधानी आपको चंपा था। ये भी पॉइंट आपको याद रखेंगे। 141 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। 141 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मगध के किस परिवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था। आपको बताना है कि मगध के किस परिवर्ती सम्राट के बारे में यह कहा गया था कि उसने आपको समुद्र तट और हिमालय के शत्रुओं को जीता था। तो आपको जीवित गुप्त के बारे में कहा गया था। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। तो जो 141 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कह रहा है 142 नंबर क्वेश्चन में बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। मैंने आपको कई बार ये पॉइंट बताया है कि सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था। जो सिकंदर का जो आक्रमण 326 BC में हुआ था। और आपको उस समय नंद वंश के अंतिम शासक खानानंद का यहाँ पर आपको मगध का आपको शासक था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो 142 का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग रेगुलर आपको 10:30 बजे से हिस्ट्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं। 9 बजे से आपको पॉलिटी क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं सुबह में। फिर इसके बाद 8 बजे से आपके लिए करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस। फिर आपको रात के 10 बजे आपको इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आते हैं। फिर आपको रात के 8 बजे आपके लिए हम लोग जो बिहार पुलिस स्पेशल आपको टेलीग्राम पे क्यूज भी चलाया जाता है, तब वहाँ भी ज्वाइन कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था एवं विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। आपको बताना है पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था और विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। तो आपको मेगास्थनीज के वृत्तांत में मिलता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो मेगास्थनीज आपको चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आपको मेगास्थनीज आया था। ये पॉइंट को याद रखेंगे। और अपने इसका वर्णन किस पुस्तक में किया है, तो इंडिका वाली पुस्तक में इन्हें आपको इंडिका का जो पुस्तक इसने लिखा था उसमें आपको पाटलिपुत्र का इसने वर्णन किया है। अगर हम फाहियान की बात करें तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था। जो फाहियान है ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आपको फाहियान आया था, सेकंड। अगर हम ह्वेनसांग की बात करें तो ह्वेनसांग की, ठीक है, ह्वेनसांग की जो आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था। 144 नंबर क्वेश्चन
बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ था? तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय था, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त प्रथम ने आपको नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। इसको ध्वस्त किसने किया था? अगर हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त के बारे में बात करें तो इसको 1193 ईस्वी में आपको बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, ठीक है। फिर 145 नंबर क्वेश्चन, फिर मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त जो है आपको नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक तक। 145 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 146 और 147 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सब लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। 146, 147 और 148 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 146 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत भ्रमण पर आए ह्वेन-त्सांग ने किस नगर पर का विस्तृत विवरणी अपनी यात्रा वृत्तांत में किया? आपको बताना है कि भारत भ्रमण पर आए ह्वेन-त्सांग ने किस नगर का जो विस्तृत विवरणी है अपनी यात्रा वृत्तांत में किया था? तो इसने आपको जो यात्रा वृत्तांत को जो अपनी विस्तृत विवरणी है वो किया था आपको, ठीक, पाटलिपुत्र शहर का किया था। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। और आपको ह्वेन-त्सांग किसके शासनकाल में आया था? तो जो ह्वेन-त्सांग आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये भी आपको याद रखना है। मैं हमेशा बताता हूँ, हर्ष से हर्षवर्धन और हर्ष से ह्वेन-त्सांग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन क्या कहा? भगवान बुद्ध जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपको बताना है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो आपको पता है कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कब हुआ था? तो यह 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक, 35 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध को 534 BC में, ठीक, 534 BC में भगवान बुद्ध को बोध गया में 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे इनका आपको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगर आपको पहला उपदेश पूछ दे, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश, ठीक है, तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे ज़्यादा जो उपदेश आपको श्रावस्ती में दिया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए 147 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन, ये नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक आपको घनानंद था, ठीक है। महापद्म नंद तो आप इसका संस्थापक था नंद वंश का, इसको याद रखेंगे। नंद वंश का संस्थापक था और नंद वंश का स्थापना कब किया था? 344 BC में आपको नंद वंश को स्थापना किया था महापद्म नंद के द्वारा। इसका अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद को हराकर ही आपको 322 BC में आपको चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। और 326 BC में जो सिकंदर महान ने आपको घनानंद के शासनकाल में ही आपको भारत पर आक्रमण किया था। तो ये दोनों ही पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 149 और 150 नंबर को 149, 149, 150 और 151 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग ज्वाइन कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है क्या कहलाता है? आपको बताना है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो आपको इंडिका, ठीक है। वो पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका है। और इसको किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज ने लिखा है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र आपको चाणक्य ने, ठीक है, अर्थशास्त्र आपको चाणक्य ने लिखा है। और अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? यह आपको राजनीति से संबंधित है, न कि आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो आपको 149 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन का है कि बोध गया के महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? आपको बताना है कि बोध गया को की जो महाबोधि वृक्ष है उसको क्षति पहुंचाने वाला आपको शासक कौन था? शशांक ने इसको क्षति पहुंचाया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 150 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो क्लास जरूर लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए 151 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ह्वेन-त्सांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा कब किस वर्ष की थी? तो ह्वेन-त्सांग ने पाटलिपुत्र की जो यात्रा किस वर्ष की यात्रा? तो पहले आपको याद रखेंगे ह्वेन-त्सांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन और ह्वेन-त्सांग, ठीक है। तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और कब आया था बिहार? तो आपको 635 ईस्वी में आपको बिहार आया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो 151 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 152 नंबर क्वेश्चन, सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। 152 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। 152 में एक तरफ आपको शासक दिया है, दूसरी तरफ उसकी उपाधि दी हुई है, ठीक है। एक तरफ आपको शासक दिया, दूसरी तरफ उपाधि दिया है। पहला कह रहा है हर्षगुप्त, ठीक है। हर्षगुप्त किस उपाधि से के नाम से जाने जाते थे? तो वीर योद्धा, ठीक है, वीर योद्धा। तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 किस में है? ए का 2 या तो बी में है होगा आंसर, या तो सी होगा। इसके बाद आपको कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त ने ही आपको नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। इसका आपको जो उपाधि था आपको महाराजा धीराज था, ठीक है। तो आपको बी का हो जाएगा 4, बी का 4 किस में? तो बी का 4 केवल आपको सी में है, इसलिए ऑप्शन बी आपका नहीं होगा, केवल आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जीवित
जीवित गुप्त को हम लोग किस नाम से जानते थे, तो आपको राजाओं के सिरमौर, ठीक है, जीवित गुप्त को हम लोग आपको राजाओं के सिरमौर के नाम से जानते थे। फिर आपको आदित्य सेन को आपको परम भट्टारक के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सी आंसर बता रहे हैं उनका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलो क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 153 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है, 153 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आपको बताना है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने आपको किस विश्वविद्यालय में आपको अध्ययन किया था। तो आपको पहले तो याद रखेंगे कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में, तो हर्ष से हर्षवर्धन, हर्ष से ह्वेनसांग, तो ये आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसने किस विश्वविद्यालय में आपको स्टडी किया था, अध्ययन किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त ने, ठीक है, कुमारगुप्त ने आपको नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापना किया था। ध्वस्त किसने किया था, ठीक है, ध्वस्त अगर हम लोग बात करें नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो 1193 ईस्वी में आपको बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो इतना सारा पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्लास आपको रात के 10 बजे से कराया जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग बीच में आपके लिए आपको बिहार पुलिस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका भी आपको क्यूज करवाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाते हैं। क्योंकि अगर बिहार पुलिस का एग्जाम निकालना है तो आपको दो चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। पहला जो चीज़ है कि बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छे से बनाना चाहिए, विथ फुल एक्सप्लेनेशन उसको पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपको जो लूसेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लूसेंट से ही आपको 80 to 85% जो क्वेश्चन है उससे ही आता है। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव के बुक को फॉलो करना चाहिए। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक है हम लोग रोज़ आपको 9 बजे कराते हैं। आप वहाँ ज्वाइन करके बिहार पुलिस का फुल और कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग आपको आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत के क्वेश्चन करवा चुके हैं। अभी आपको पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन करवा रहे हैं। इस सभी का जो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। ठीक, जय हिंद।